प्यारे बच्चों दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के ये पार्ट 69 है। इससे पहले पार्ट 68 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाकर के वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चन के साथ साथ इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। कितने टॉप 10 क्वेश्चन को, और सभी के सभी क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, बीएड, बैंक, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं। जो आपकी ये 68 वीडियो मिलेगी दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सभी में जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे वो सभी इन्हीं एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बिंदु से रिलेटेड है। ये प्रश्न आकृति जो आप लोगों के सामने दिख रही है, इनमें आप लोगों को 3 बिंदु दिख रहा होगा। 3 बिंदु आपको नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। 3 बिंदु दिख रहा है। अब प्रश्न को पढ़िए और समझिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में क्या कह रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में बिंदु स्थित है। उस प्रश्न आकृति को चुनिए जिसमें बिंदुओं को रखने पर वही प्रबंध पूरा हो जाए जैसा कि प्रश्न आकृति में है। तो यहाँ पर जैसे प्रश्न आकृति में बिंदु दिए हुए हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर पहला इस बिंदु को हम लेते हैं तो ये इसमें देखिए सर्किल वाला हिस्सा और वर्ग वाला हिस्सा आ रहा है। यानी कि हमें इस उत्तर आकृति में ऐसा फिगर चुनना है जिसमें क्या हो कि एक बिंदु सर्किल और केवल वर्ग में आए, उसके अलावा किसी में ना आए। फिर दूसरा बिंदु अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये बिंदु आपका त्रिभुज, देखिए त्रिभुज का हिस्सा है और ये वर्ग का हिस्सा है और ये आयत का हिस्सा है, यानी कि वर्ग, आयत और त्रिभुज में आए। और एक यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा बिंदु का, तो ये केवल आयत और त्रिभुज में आप लोगों के सामने दिख रहा है। तो ये केवल आयत और त्रिभुज में, यानी कि ऐसे ही हमें 3 बिंदु को रखना है इस उत्तर आकृति में, जिसमें एक वर्ग और सर्किल में आए, दूसरा जो है आयत, वर्ग और त्रिभुज में आए, और तीसरा जो है आयत और त्रिभुज में आए। चलिए देखते हैं रख के। पहला वर्ग और सर्किल में, चलिए यहाँ पर हम रख सकते हैं। देखिए वर्ग और सर्किल के अलावा वहाँ पे कोई फिगर यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा जो है। क्लियर। अब दूसरा हमारा जो है किसमें आए, आयत में भी आए, वर्ग में भी आए, त्रिभुज में आए। तो ऐसा कोई फिगर है नहीं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, क्योंकि वर्ग इनसे अलग हो गया, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर पहला तो आपको करना क्या है, वर्ग और आयत में अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो इसमें आपका वर्ग और सर्किल में रखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आयत वाला हिस्सा भी उसमें आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी देखिए दोस्तों, अगर हम वर्ग और सर्किल में यहाँ पर एक रख देते हैं, ठीक है चलिए रख दीजिए। और दूसरा क्या करेंगे, आयत हो, त्रिभुज हो और वर्ग हो। तो यहाँ पर त्रिभुज और आयत को अगर लेते हैं, आयत और त्रिभुज वर्ग को, तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला त्रिभुज छोटा सा बना हुआ, वो क्या वर्ग के अंतर्गत है लेकिन आयत में नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, जब ये तीनों नहीं होंगे तो एकदम कंफर्म हो गया कि चौथा ही ऑप्शन होगा। अगर एग्जाम में होंगे तो इस पर टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम चेक करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे आखिर आ रहा है। पहला हमारा बिंदु होना चाहिए जो कि सिर्फ वर्ग और सर्किल में आए, तो यहाँ पर अगर आप डॉट बना देते हैं तो ये देखिए सिर्फ वर्ग और सर्किल का हिस्सा आपको दिख रहा होगा। क्लियर है, पहला हमारा बिंदु मिल गया। दूसरा बिंदु ऐसा होना चाहिए जो कि वर्ग में आए, त्रिभुज में आए और आयत में आए। तो अगर इस पोर्शन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये जो हिस्सा आपका बन रहा है यहाँ पर, ये डॉट अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो ये ऐसा हिस्सा है जिसमें वर्ग, त्रिभुज और आयत आ रहा है। सर्किल वहाँ से टच करके निकल जा रहा है, सर्किल का हिस्सा उस फिगर में नहीं आएगा, तो वहाँ पे आप डॉट लगा सकते हैं। तीसरा ऐसा है कि जो सिर्फ आयत और त्रिभुज में आए, यानी कि ये वाला पूरा बहुत बड़ा ये पार्ट हिस्सा इतना बचा हुआ है जो कि सिर्फ आयत, ये आयत का हिस्सा है और इसमें त्रिभुज का हिस्सा आ रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर भी डॉट रख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें पूछा है त्रिभुज की संख्या कितनी होगी आकृति में। एक बहुत सारी वीडियो में मैं बताऊं, अगर ऐसी आकृति है तो इसमें नंबरिंग कर दीजिए और इन दोनों को जोड़ लीजिए। 3, यानी इसमें त्रिभुज की संख्या 3 होगी। मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसे भी डायरेक्ट आप गिन सकते थे 1, 2 और ये बड़ा वाला 3। क्यों मैं ये तरीका बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछ देता है, ऐसी आकृति दे करके कि त्रिभुज की संख्या क्या होगी। ये भी यूट्यूब पे और वायरल मिलेगा, तो इसमें वही ट्रिक अपनाते हैं। इसमें भी नंबरिंग करके ऐसे 2, 3, 4, 5, इसमें क्या करते हैं सबको जोड़ लेते हैं। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 15, यानी त्रिभुज की संख्या इसमें 15 हो गई। तो ये ट्रिक बहुत ही शानदार है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी जगहों पे ज़रूरी नहीं कि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दे, इसमें मिला करके 1, 2, 3 को जो है फिगर मिला करके थोड़ा सा जटिल बना करके भी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे यहाँ पर आप लोगों के सामने जो दिख रहा है, इसमें देखिए अगर मैं अलग अलग पार्ट में इसको बांटूँ तो ये आपका दिख रहा है, ये वही फिगर है, ये वाला यानी 3 वाला, इसमें 3 हो गए। अगर इसको मैं आधार मान लूँ तो एक नीचे की तरफ भी ऐसे ही बना हुआ है, इसमें भी 3 हो गए।
और यही आधार मान के, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, यही आधार मान करके अगर मैं ऐसे करूँ और ये आपको दिखेगा तो यहाँ पर भी 3 दिख रहा है। तो कितने हो गए, 3 त्रिक 9 हो गए। 9 होने के बाद अब यहाँ पर अब देखेंगे इस साइड में तो एक बड़ा सा ये बन रहा है और इस साइड में ये भी बन रहा है, यानी 2 ठो ये हो गए, 9 2 11 हो गए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो इस कार्नर पे देखिए, इस कार्नर पे एक त्रिभुज है, इस कार्नर पे एक त्रिभुज है, ठीक है, इस कार्नर पे एक त्रिभुज है, एक नीचे थोड़ा सा बड़ा है उससे, और यहाँ पर भी, यानी चारों कार्नर पे आपके त्रिभुज दिख रहे हैं। तो 4 ठो 11 4 15 हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। यहाँ पर जो है सिलोजिज्म का क्वेश्चन जो कि काफ़ी कंफ्यूजन वाला, और बच्चे ज़्यादातर बच्चे जो है एग्जाम में इसको करते नहीं, छोड़ देते हैं कि टाइम भी लेगा और आंसर भी गलत आ जाता है। लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके बाद आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा और टाइम भी बहुत कम लगेगी। कैसे, यहाँ पर देखिए कथन दिया हुआ है, कथन को पढ़ेंगे, कथन को पढ़ने के बाद निष्कर्ष को देखेंगे और उसी निष्कर्ष और कथन को मिला करके अपना आंसर देंगे। यहाँ पर 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया रहेगा। क्या कह रहा है कथन, सभी बसें कार हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बसें ले ली, क्या है ये बस है, बसें हैं, ठीक है, तो सभी बसों को कार बता रहा है तो इसको मैं कार के अंतर्गत ले लूंगा। ऐसे बसों को क्या करूंगा, कार के अंतर्गत ले लूंगा। यानी कि जितनी भी बसें हैं वो क्या है, कार हैं। लेकिन क्या सभी कारें बस हो सकती हैं, नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। उतनी ही कार बस होगी जो बस के अंतर्गत आएगी, यानी इतनी ही कार बस भी होगी। यानी कुछ कारें बस हो सकती हैं, सभी कारें बस नहीं हो सकती। इस फिगर से यही आपको ये फिगर यही बताना चाह रहा है कि सभी बसें तो कार हो सकती है लेकिन सभी कार बसें नहीं होंगी, बल्कि कुछ कारें, यानी ये पोर्शन जो है उतनी ही बसें होंगी। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसी टाइप पे ही क्वेश्चन उठाता है। आगे कह रहा है कि सभी स्कूटर बसें हैं। क्या कह रहा है, सभी स्कूटर, तो सभी स्कूटर बसें हैं तो स्कूटर को हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि यही कह रहा है कि सभी स्कूटर क्या हैं, सभी स्कूटर क्या है, बसें हैं, तो यहाँ पर बसें हैं। क्लियर है, तो सभी स्कूटर बसों के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए ये आपका बन गया डायग्राम। अब पढ़ेंगे निष्कर्ष। कह रहा है कि कोई भी स्कूटर बस नहीं है। ये तो वैसे ही आंख बंद करके कहेंगे कि गलत है। एक तो कह रहा है कथन में कि सभी स्कूटर बसें हैं, फिर निष्कर्ष कह रहा है कोई भी स्कूटर बस नहीं है। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं, ये तो बेगर, ये अगर डायग्राम नहीं बनाते तब भी इसको हम गलत काटते, तब भी हम कथन के हिसाब से गलत काटते। आगे क्या कह रहा है दूसरा, कि सभी कार बसें हैं, सभी कार बसें हैं। मैंने क्या कहा कि सभी बसें तो कार हैं। क्या सभी कार बसें हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि केवल उतनी ही कार बसें होंगी जो बस के अंतर्गत इतनी आएंगी। ये पूरा फिगर है कार वाला, इसमें से इतना ही हिस्सा कार का बस आएगा, यानी कुछ कारें बस हो सकती हैं, सभी कार बस नहीं हो सकती। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो ये सभी कार बसें कह रहा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही कार बसें हैं, सभी कार बस नहीं है। तो ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है, ना ही 2 निकलता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ना ही निष्कर्ष 1 ना ही 2 सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यहाँ पर आप लोग हाई स्कूल और इंटर में, हाई स्कूल नहीं बल्कि 6 7 8 में इस टाइप का क्वेश्चन किए होंगे। चलिए उसी हिसाब से करेंगे, एक्स वाई मान करके, लेकिन कम टाइम में करेंगे। कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मान लेते हैं कि जो पिता की आयु है वो क्या है, x है, और जो पुत्र की आयु है वो क्या है, y है। तो कह रहा है कि वर्तमान में पिता की आयु, वर्तमान कह नहीं रहा, आपको समझ जाना है। जब कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो समझ जाइए कि वर्तमान ही की बात हो रही है। यानी वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी पुत्र की वायु है और y है और पिता की x है, तो x बराबर 3y हो जाएगा, क्योंकि पुत्र की आयु की 3 गुनी है। आगे क्या कह रहा है देखिए तो जरा, इसमें आगे कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, देखिए 5 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस 5 रही होगी, यानी 55 रही होगी, तो -5 घटा के 50 रही होगी, यानी 5 घटा देंगे। पहले की बात कर रहा है, बाद की बात करता तो जोड़ते, ठीक है। तो वही कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की आयु और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y-5 हो जाएगी। वही कह रहा है कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु यानी पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, यानी क्या थी, ये 5 वर्ष पहले 4 गुनी थी। तो कह रहा है कि पुत्र की आयु बताइए, हमें y का मान निकाल देना, क्योंकि वही पुत्र की y आयु है, ठीक है, आयु पुत्र की y है। तो y का मान निकाल लेंगे कैसे, यहाँ पर x की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर 3y हो जाएगा और -5 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोष्टक तोड़ देते हैं, 4y - 5 को 20 हो जाएगा। चलिए इधर उधर पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पर इसको इधर लेके आएंगे तो 3y - 4y हो जाएगा, और ये -20 ये उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, -y घट बचेगा, क्योंकि 4y बड़ा है, तो -y इधर -15 बच जाएगा।
यानी दोनों तरफ माइनस है, प्लस हो जाएगा। y बराबर 15 वर्ष हो जाएगा। किसकी आयु? पुत्र की आयु। ऑप्शन 2 इज द राइट। मैंने क्या कहा दोस्तों, बस ट्रिपली सेकेंडों में सॉल्व करेंगे, लेकिन लॉजिक कंसेप्ट क्या है वही आपका है, कक्षा 8-9 वाला। चलिए नेक्स्ट, गणितीय संक्रिया क्वेश्चन कह रहे हैं यदि 9 गुणे 6 गुणे 8 बराबर 269 तथा 8 गुणे 6 गुणे 5 बराबर 568 है तो 5 4 1 की वैल्यू क्या होगी। इसका आंसर आप ही को करना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ इसका तरीका क्या होता है। देखिए 9 गुणे 6 गुणे 2 बराबर कह रहा है 269 है, ठीक। तो यहाँ पर कैसे लिखा है, एकदम साफ दिख रहा है, कुछ करना नहीं है। ये जो लिखा हुआ है इसको उल्टे साइड से हमने उतार दिया, यानी पहले 2 लिख दिया है, फिर 6 लिख दिया है, फिर 9 लिख दिया, 2 6 9 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर वही काम किया है। क्या किया, पहले 5 लिख दिया है, फिर 6 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया, 568 हो गया, खत्म। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाक से। चलिए अगला देखते हैं। अब ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना ज़्यादा रो और कॉलम दिया है, 2 2 4 1 5 2 2 4। आपने 4 कॉलम 5 रो का क्वेश्चन है और उतना ही आसान है। जितना इसको जटिल बनाने की कोशिश किया, जितना इसको बड़ा बनाने की कोशिश किया, उतना ही इसको आसान कर दिया है। कैसे? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें मिसिंग संख्या निकालनी है, ठीक। तो मिसिंग संख्या निकालने के लिए हम देखेंगे कि जब यहाँ पे निकालनी है तो बहुत सारी लॉजिक कॉन्सेप्ट लगेगी। तो अगर ऐसे देखते हैं रो के रूप में, जैसे 14 9 12 20, तो ये लॉजिक नहीं काम करेगी। तो हम क्या करेंगे, कॉलम में देखेंगे ऐसे 14 4 12 3 से 20 बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, 20 बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे मिसिंग नंबर गायब रहता है, मिसिंग संख्या, तो वही नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 3 कैसे आया। 3 अगर हम पता कर लें कि कैसे आया है तो और भी आसान रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट लॉजिक तो काम करनी चाहिए उस टाइप से। जैसे मान लीजिए कि 14 4 12 और 20 है, इससे 3 हम कैसे ला सकते हैं, कोई है तरीका? जोड़ घटा करके देखिए, अगर हम 14 12 को जोड़ते 26 हो जाएगा और 20 और 4 को जोड़ते हैं 24 हो जाएगा। 26 में 24 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, 3 आएगा नहीं, ये नहीं काम करेगी। इसमें दिमाग खपाना बेकार है। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जैसे 14 और 4 का मैं गुणा कर दूंगा, क्या 14 और 4 का, और ये 12 और 3 का गुणा कर दूंगा। 12 3 एक लाइन पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 12 गुणे 3 कर दूंगा और इसको घटा दूंगा। क्या करूँगा, घटा दूंगा। तो 14 चौको 56 हो जाएगा, 12 3 36 हो जाएगा, बराबर 20 आ जाएगा, ये नीचे वाला। अब यहाँ पर दे देंगे 9 9 81 होगा, माइनस करूँगा 13 3 39, तो आपका 42 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 12/96 करूँगा, 11 7 77 करूँगा, तो आपका 19 आ जाएगा नीचे वाला। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं x मानूंगा। क्यों x मानूंगा, तो ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? यहाँ पर देखिए 20 10 में 200 हो जाएगा और माइनस करूँगा, अब 20x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20x, और यही बराबर होगा 40 के। क्लियर है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब ये 200 में से 40 में घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 160, और ये 20x उधर जाएगा तो ये प्लस 20x हो जाएगा। ये x बराबर निकालना है तो 160 बटे में 20 हो जाएगा, 20 बटे में आ जाएगा 0 से 0 यानी 8। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ऐसे भी अगर देखते हैं तो 20 10 में 200 होगा और ये 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि 200 में से 160 घटा देंगे तब भी आपका 40 ही आएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में नियम दिया रहेगा, उसी नियम के अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे और कोई तरीका नहीं है। क्या कह रहा है कि नियम, 2 अक्षरों के बीच एक अक्षर छूटे हुए हैं। जब 2 अक्षरों के बीच एक अक्षर छूटे होंगे, यानी कि A B C है, तो इसके कहने का मतलब B खत्म होना चाहिए, A और C होना चाहिए। ऐसे यानी कि अगर पहला नंबर 1 है तो दूसरा 3, यानी कि 1 नंबर का गैप होना चाहिए, यानी 2 प्लस प्लस करके नंबर आने चाहिए। देखिए 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका तरीका मैं इसलिए आप लोगों को लॉजिक बता रहा था ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस हिसाब से ये नंबर आएंगे। हम इसकी नंबरिंग करेंगे A to Z, जैसे 1 से 26 तक होता है, बस वही नंबरिंग कर देंगे। जैसे पहले में देखते हैं तो M 13 होता है, O आपका क्या है 15 पे, और फिर P आ रहा है उसमें, P आपका 16 पे, S आपका 19 पे, U आपका 21 पे। अब इसमें देखिए 13 2 15 हुआ, 15 1 इसमें हो रहा है। अगर सब में प्लस 2 2 आएगा तभी एक नंबर का गैप होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस 1 आ रहा है और यहाँ पे प्लस 3 आ रहा है, तो ये काम नहीं करेगा। ये आपका आंसर ऑप्शन गलत है, ये आपका ऑप्शन गलत है। चलिए अगला देखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए M है, M आपका 13 है, O 15 है, Q 16 है, यहाँ पर भी गलत हो गया। जब 1 आ गया, 1 का अंतर, तो समझ लीजिए मामला फिट नहीं है। नहीं सॉरी, यहाँ पर Q जो है दोस्तों 17 होता है, Q आपका 17 होता है। 13 2 15 17 ठीक आ गया। आगे T है, T 20 होगा, यहाँ पर 3 आ रहा है।
यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है तो ये भी आपका गलत ही हो गया, यहाँ नहीं तो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि 3 प्लस हो गया, 2 ही होना चाहिए। अब इसको देखते हैं, देखिए n होता है 14 पे, ओ होता है आपका 15 पे, तो यहाँ पर भी 14 एक 15 हो गया। एक जब प्लस हो जाए तो समझ लीजिए मामला गलत है, उसमें गैप नहीं होगा। अब बचा हुआ ये m है 13 पे, ओ है आपका 15 पे, q है आपका 17 पे, s है आपका 19 पे, u है आपका 21 पे। देखिए 13 दो 15 दो 17 दो 19 दो 21, दो दो का अंतर है, यानी कि बीच में से एक एक क्या है, गायब है। वैसे भी देखेंगे m n o n गायब है, o p p गायब है, q r r गायब है, s t t गायब है। 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब की लॉजिक को समझ लीजिए। देखिए दर्पण प्रतिबिंब कह रहा है कि इस संख्या क्या होगा, इतनी बड़ी जो संख्या दी हुई, इसमें काम कैसे करता है, थोड़ा सा इधर मैं बना दूं आपका। देखिए इस तरीके से अगर मान लीजिए दर्पण रखा हुआ है, यहाँ पर मैं एक ई का दर्पण प्रतिबिंब बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, ये पलट जाएगा, दाएं से बाएं पूरा ये चेंज हो जाता है। चलिए ये तो एक अल्फ़ाबेट था, अगर 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे तब कैसे काम करता है। देखिए अगर 2 रहे, जैसे ओ ई रहे, तो पहले ये दोनों आपस में लेफ्ट टू राइट चेंज होंगे, यानी ई से स्टार्ट होगा, ई ओ हो जाएगा। लेकिन साथ साथ ये आपस में भी जो अपने आप में भी लेफ्ट टू राइट होंगे, यानी कि ई तो चेंज होगा ही लेफ्ट टू राइट, ओ भी चेंज होगा लेफ्ट टू राइट, तो ओ ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, ई आपका इधर से इधर हो जाएगा। तो इस टाइप का बनेगा। यानी कहने का मेरा मतलब है, इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो पहले तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा लेफ्ट टू राइट, यानी के से स्टार्ट होगा, के ए पी ओ डी एन आई 5 6 9 1 हो जाएगा। पहले तो ये लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, साथ साथ अपने आप में भी ये दाएं टू लेफ्ट टू राइट, यानी के आपका ऐसे हो जाएगा, ए चेंज होगा ऐसे ही होगा, पी ऐसे हो जाएगा, ओ ऐसे हो जाएगा, डी ऐसे हो जाएगा, और एन जो है ऐसे हो जाएगा, आई तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब 5 आपका ऐसे हो जाएगा, और 6 आपका ऐसे हो जाएगा, 9 आपका ऐसे हो जाएगा, और 1 तो 1 ही रहेगा। अब इस टाइप का देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए 1 9, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। 4 बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहा है। अब क्लियर, मेरे बताने का जो मकसद था दोस्तों यही था कि पहले तो लेफ्ट टू राइट पूरा का पूरा चेंज होगा, साथ साथ अपने आप में भी चेंज होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ऑप्शन 3 देखते हैं तो मुझको सब कुछ ठीक दिख रहा है, लेकिन एन जो है नहीं चेंज हुआ है, एन ज्यों का त्यों है लेफ्ट टू राइट, ये भी चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे में देखेंगे तो के चेंज नहीं हो रहा है, क्यों ज्यों का त्यों है, तो यहाँ पर भी गलत होगा। पहले में देखेंगे तो डी चेंज नहीं हो रहा है, वो ज्यों का त्यों है, तो ये सारी मिस्टेक मिलेंगी। लेकिन चौथे ऑप्शन में देखेंगे तो बिल्कुल जो आपने ये बनाया है सेम वैसा ही मिलेगा, कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि वही आपका राइट है। नेक्स्ट, जब दर्पण प्रतिबिंब की ये बात आए तो जल प्रतिबिंब भी जान लेते हैं, लगे हाथ उसको भी देखेंगे कौन से किस कॉन्सेप्ट से ये काम करता है। इसमें जल प्रतिबिंब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ए है, यहाँ पे जल रखा हुआ है, तो ये लंबवत चेंज हो जाते हैं इस तरीके से। ए आपका क्या होगा, पलट जाएगा, क्या होगा, पलट जाएगा, बस यही काम करता है इसमें। ये लेफ्ट टू राइट, जैसे यहाँ पर जेड है तो भी जेड जो क्या होगा, ऊपर से नीचे हो जाएगा, ऐसे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, और कुछ नहीं इसमें चेंज होता है दोस्तों, इस बात का हमेशा ख्याल करना। बाकी कोई चीज़ इसमें चेंज नहीं होती है। जेड का देखिए ऐसे ही बनेगा, ऐसे घूमेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वाला नीचे हो जाएगा और ये वाला ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, किस पे, क्वेश्चन की तरफ, और उस पर ध्यान देंगे। ये चीज़ें लेफ्ट टू राइट, इस पर कुछ नहीं चेंज होगी, बस लंबवत चेंज होगी। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये 2 से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि ये 9 ही से होगा, 9 6 एफ एस एच 5 2 ऐसे ही होगा। लेकिन ये जो है अपने आप में ऊपर तो नीचे आ जाएगा, जैसे 9 ऐसे हो जाएगा, 6 आपका ऐसे हो जाएगा, यानी ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। इसमें भी 9 में ये वाला ऊपर नीचे हो जाएगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा, ऐसे ही। एफ में क्या होगा दोस्तों, ऐसे हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, और इस तरीके से। एस में क्या होगा, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। एच आप जे का त्यों रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, और 5 आपका ऐसे हो जाएगा, और 2 आपका ऐसे हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके का देखिए फिगर कौन सा बन रहा है आपका, ज़रा ध्यान दीजिए। तो ध्यान देंगे अगर, तो मुझको 3 दिख रहा है, क्यों, क्योंकि अगर पहले में देखेंगे तो दो ज्यों का त्यों बना हुआ है, दूसरे में देखेंगे तो 5 ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो ये दोनों गलत हो गया, और इसमें 9 भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसमें 2 गलत है गया। और अगर इसमें देखेंगे चौथे में, तो यहाँ पर एस और एफ ज्यों का त्यों दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन कह रहा है, जैसे 4 से 24 बना हुआ है, क्या 4 से 24 बना हुआ है, इससे 5 से यहाँ पे क्या बनेगा, 4 से 24 कैसे बन सकता है। आप कहेंगे कि 6 का गुणा करने पर 6 चौको 24 होगा,
5 में भी 6 का गुणा करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया। क्या यही सही है? ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये लॉजिक गलत है। तो फिर क्या है इसकी लॉजिक भाई, इस पता लगाते हैं। चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा हट करके मतलब एग्जामिनर जो है थोड़ा सा हट करके इसको दिया हुआ है। एग्जामिनर क्या, मैं कहूँ कि दोस्तों ये मेरा ही बनाया हुई है, ये क्वेश्चन मेरा है खुद का, ये आपके शहंशाह सर का क्वेश्चन है, मैंने खुद इसको बनाया है। चलिए देखते हैं मैंने कैसे बनाया, आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ नई चीज़ें आपको सिखाऊंगा। अगर फैक्टोरियल के बारे में पता है तो ठीक है, नहीं पता है कोई बात नहीं, वो जान जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये सिंबल होता है फैक्टोरियल का, ये सिंबल क्या होता है? फैक्टोरियल का। और एक सिंबल इस तरीके से इल के रूप में भी होता है, यानी कि इसमें अगर हमने 2 बना दिया तो इसका मतलब फैक्टोरियल 2, या 2 बना करके ऐसे हमने अल्प विराम जैसा बना दिया तो वो भी फैक्टोरियल 2 हो गया। इसका मतलब क्या होता है? जैसे फैक्टोरियल 2 है तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 1, 1 तक आएगा, मिनिमम 1 तक आता है, यानी उस संख्या को लिखना स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएगी। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 3 है तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक, यानी घटते हुए क्रम में 3 2 1। ऐसे मान लीजिए फैक्टोरियल 4 है तो इसको हम लिखेंगे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि उस संख्या को घटते हुए क्रम में 1 तक गुणा करते हुए लिखेंगे। जैसे फैक्टोरियल 5 है तो इसका मतलब हुआ 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। बस ये होती है बेसिक सी फैक्टोरियल की नॉलेज। क्लियर है? अब इसी पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 4 गुणे 3 गुणे 2, इनका गुणा कर दिए चाहते हैं 12 दूना 24 करने 24, यानी फैक्टोरियल 4 का मान आ गया 24, वही दिया हुआ है। तो फैक्टोरियल 5 बराबर क्या होगा? तो फैक्टोरियल 5 देख लेते हैं, 5 चौको 20, 3 7 दूना 120 करने 120, यानी कि 120 हो गया। यहाँ पर 120 आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिप के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।